दादा प्रणाम। मैं हूं हिमांशु द्विवेदी और आज चर्चा में हमारा विषय है दोस्ती में दरार। पड़ोसी राष्ट्र नेपाल का जिक्र आते ही हमारा सिर भक्ति और आस्था से झुक जाता है। वजह वहां भगवान पशुपतिनाथ का मंदिर, भगवान पशुपतिनाथ का आशीष समान रूप से दोनों देशों की जनता पर रहा है। भारत ने भी अपने इस छोटे भाई और मित्र देश नेपाल पर कम स्नेह नहीं लुटाया है। ये स्नेह और प्यार भरा रिश्ता अब संदेह और अविश्वास के काले बादलों के साए में है। भक्ति और सद्भाव से उत्प्रोत रिश्ते को पिछले कुछ दिनों से नजर लग गई है। अविश्वास की यह लकीर खींची है नेपाल की वर्तमान सरकार ने। आज ही नेपाल की संसद ने उस विवादित नक्शे को मंजूरी दे दी है जिस पर हाल ही में भारत ने आपत्ति जताई थी। नेपाल के इस विवादित नक्शे में लिपुलेख, कालापानी और लिम्पियाधुरा क्षेत्रों को नेपाल का हिस्सा दर्शाया गया है। विवादित नक्शे के प्रस्ताव पर नेपाल की सत्ताधारी पार्टी पहले ही मंजूरी दे चुकी थी। रिश्ते में यह तल्खी तब सामने आई जब रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने लिपुलेख से कैलाश मानसरोवर जाने वाले रास्ते का उद्घाटन किया, जिसका नेपाल ने विरोध जताया। नेपाल ने लिपुलेख, कालापानी और लिम्पियाधुरा को अपने क्षेत्र में होने का दावा किया है, जिसके बाद 18 मई को नेपाल ने अपना नया नक्शा जारी कर दिया। इस मुद्दे पर भारत का साफ कहना है कि नेपाल को भारत की संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता का सम्मान करना चाहिए और ऐसा माहौल बनाना चाहिए कि बैठकर बात हो सके। लेकिन अफसोस, अब तक नेपाल ऐसी कोई कोशिश नहीं कर रहा, बल्कि बिहार के सीतामढ़ी में नेपाल सीमा पर जो कुछ कल हुआ वो भी चौंकाने वाला है। सीतामढ़ी में नेपाल पुलिस पर फायरिंग ने दोनों देशों के बीच प्यार भरे रिश्ते की नींव को हिलाकर रख दिया है। आजाद भारत के इतिहास में यह पहला मौका था जब भारत नेपाल सीमा पर गोलाबारी की घटना घटित हुई है। शुक्रवार सुबह सीतामढ़ी में लालबंदी जानकीपुर नगर सीमा पर नेपाल आर्म्ड फोर्स ने भारतीयों को निशाना बनाया और अंधाधुंध फायरिंग की, जिसमें एक भारतीय की मौत भी हो गई और कुछ लोग घायल भी हो गए। सीतामढ़ी की घटना के बाद बॉर्डर इलाके पर चौकसी बढ़ा दी गई है, पर इस पूरे घटनाक्रम ने यह सवाल उठा दिया है कि सदियों से जो राष्ट्र हमारे भाई के तौर पर, हमारे मित्र के तौर पर रहा है, क्या वह बदली हुई परिस्थितियों में क्या दूसरी भूमिका में हमारे सामने रहेगा? इस अहम मसले पर आज हम चर्चा करेंगे। जो आज हमारा चर्चा का विषय है, दोस्ती में दरार, दरअसल ये केवल चर्चा का विषय नहीं है, ये चिंतन का भी विषय है और चिंता का भी विषय है। चिंतन का विषय इसलिए है कि जो राष्ट्र सदियों से हमारे साथ मित्रवत संबंध में रहता आया, जिस राष्ट्र के निवासियों को इस हद तक इस देश ने स्वीकारा कि एक पूरी की पूरी रेजिमेंट गोरखा रेजिमेंट के तौर पर हमारे देश में मौजूद है, उस देश का तौर तरीका इतना बदला हुआ कैसे है, ये हमें चिंतन के लिए बाध्य करता है, उस साथ साथ चिंता के लिए भी बाध्य करता है। समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर ऐसा कुछ क्यों हो रहा है और इसे कैसे रोका जा सकता है, इसे कैसे बदला जा सकता है। चार खास मेहमान अभी हमारे साथ चर्चा में मौजूद हैं। हमारे साथ मौजूद हैं भारत नेपाल संबंधों के जानकार, नेपाल में राजदूत रह चुके रंजीत राय साहब। साथ साथ हमारे साथ मौजूद हैं भारत और नेपाल के सांस्कृतिक संबंधों को अरसे से अलग तरीके से परिभाषित करने वाले हरियाणा के शिक्षा मंत्री रह चुके रामविलास शर्मा जी। साथ साथ वरिष्ठ पत्रकार गोरखपुर से हमारे साथ यशोनंदन श्रीवास्तव जी भी जुड़ रहे हैं और हमारे साथ हैं डॉक्टर रामदेव भारद्वाज जी, जो अटल बिहारी वाजपेयी विश्वविद्यालय भोपाल के कुलपति हैं। आप सभी का स्वागत है हमारे साथ इस चर्चा में। हमारे साथ में डॉक्टर रामदेव भारद्वाज जी हैं, कुलपति हैं अटल बिहारी वाजपेयी विश्वविद्यालय के, भारत नेपाल संबंधों के जानकार हैं। उनसे समझना चाहते हैं भारद्वाज साहब आपसे कि हमारा संबंध कोई 100, 200, 500 साल पुराना नहीं है। नेपाल के संदर्भ में अतिरिक्त आग्रह की बात केवल पशुपतिनाथ से शुरू नहीं होती, बल्कि भगवान बुद्ध से शुरू होती है। भगवान बुद्ध, जिनका जन्म नेपाल के अंदर हुआ, जिन्होंने ज्ञान भारत में पाया, कर्म क्षेत्र दोनों जगह रही, वहां से चले आए सदियों के संबंध आज इस कठिन मोड़ पर दिखाई दे रहे हैं। आप समझ पा रहे हैं कि केवल और केवल कम्युनिस्ट पार्टी या चीन ने जो चाह लिया वह नेपाल में घटित हो गया और हम तमाशबीन बने, केवल देखने के लिए मजबूर हो गए। अपने दोस्त को दुश्मनी की भूमिका में देख रहे हैं। मानते हैं कि हमारी एक बड़ी कूटनीतिक विफलता है, या किसी और नजरिए से आप देख पा रहे हैं इसे? देखिए, इसे कूटनीतिक विफलता तो नहीं कह सकते जी, लेकिन इतना जरूर कह सकते हैं कि भारत और नेपाल के संबंधों को एक नए एंगल से, नई दृष्टि से देखने की आवश्यकता है जी। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति और कूटनीति भावनाओं से संचालित नहीं होती है जी। हमारा जो यथार्थ है जी,
हम दोनों राष्ट्रों के बीच की जो वास्तविकताएं हैं जी उन वास्तविकताओं पर यदि किसी का ग्रहण लगा है तो वो हमारे पड़ोसी मुल्क चीन के द्वारा लगाया गया है। जी चीन की जो विदेश नीति रही या चीन की जो कूटनीति रही जी वह दक्षिण एशिया में भारत को घेर करके अपने आप को एक महाशक्ति के रूप में स्थापित करने की रही है, यह हम सभी जानते हैं। जी लेकिन भारत ने कभी भी अपने पड़ोसी राष्ट्रों के ऊपर, जैसा कि अभी चर्चा में आया, बड़े भाई का एटीट्यूड या बिग ब्रदर एटीट्यूड जी। अडॉप्ट नहीं किया। जी अब हमारे जो संबंध हैं वह उनके साथ में इक्वलिटी और समानता के संबंध जी। हैं, और इस दृष्टि से हम यदि देखें तो यह अभी मुझे ऐसा लगता है ये भावनात्मक दृष्टि से यद्यपि कूटनीति और अंतर्राष्ट्रीय संबंध नहीं चलते हैं जी लेकिन नेपाल की संसद में यह जो पारित हुआ है यह विशुद्ध उग्र भावनात्मक दृष्टि से पारित हुआ है। वास्तविकताएं और यथार्थ को उतना अधिक महत्व नहीं दिया गया है। जी लेकिन एक विषय और उठता है कि जब इतना महत्व नहीं दिया गया है तो फिर चीन के प्रभाव में नेपाल इस तरीके से क्यों है? जी चीन की बहुत पूंजी, बहुत पैसा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, परियोजनाओं के संचालन में, शिक्षा के क्षेत्र में, तकनीकी के क्षेत्र में, सुरक्षा के क्षेत्र में चीन ने अभी से नहीं पिछले 2 दशक और 3 दशकों से, खास करके लीफंग और तंग शाओपिंग के जमाने से लेकर के आज तक उन्होंने यहाँ पर बहुत पैसा लगाया है और नेपाल को पैसे की और इंफ्रास्ट्रक्चर की आवश्यकता है। इस दृष्टि से उन्होंने यह एक प्रकार से अंधकार में भारत को रख करके इस प्रकार का निर्णय लिया गया है। अब प्रश्न ये उठता है कि ये निर्णय क्या स्थायी है या अस्थायी है? चूंकि वहां की संसद के द्वारा पारित किया गया है यह तो ठीक है, लेकिन इससे भी बड़ी आश्चर्य की बात यह है कि भारत और नेपाल के बीच में शताब्दियों पुराने संबंध, बुद्ध के जमाने से हमारे जो संबंध हैं ज्ञान परंपरा के और भारतीय संस्कृति, दर्शन और रीति रिवाजों के, जिनमें हमारा नेपाल के साथ में मेल खाता है, वो एकदम खत्म हो जाएगा क्या? यह संभव नहीं है। इसलिए नेपाल निश्चित तौर पर आज नहीं तो कल इस पर पुनर्विचार करेगा और भारत अपनी कूटनीतिक दृष्टि से, अपनी सामरिक और रणनीतिक दृष्टि से नेपाल के ऊपर दबाव बनाएगा। एक बिंदु इसमें एक और आता है कि कोरोना संकट के कारण जब चीन पूरी दुनिया का विरोध सह रहा है और पूरी दुनिया के राष्ट्र चीन को घेरने में लगे हुए हैं और भारत उन राष्ट्रों के साथ में है, तो चीन के समाज वैज्ञानिकों का यह कहना है कि यदि भारत अपनी गुटनिरपेक्ष नीति को इस युग में संचालित करता है, वह किसी पक्ष का सहारा नहीं लेता है, तब तो ठीक रहेगा। लेकिन यह उनका कथन है कि यदि भारत ने ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका और यूरोप और अमेरिकी देशों का सहायता दी तो चीन भारत के अड़ोस पड़ोस में भारत को घेरने की रणनीति में सुचारू रूप से आगे बढ़ेगा। मुझे लगता है यह उसी प्रकार का एक प्रतिक्रिया स्वरूप यह सब है, लेकिन अब चूंकि घटित हो गया है तो ऐसी स्थिति में हम इसको किस प्रकार से इसका निदान निकालेंगे, यह समय रहते हुए राजनीतिज्ञों के द्वारा, हमारे राजनेताओं के द्वारा, हमारे कूटनीतिज्ञों के द्वारा, वार्ताओं के माध्यम से निश्चित तौर पर एक मार्ग निकलेगा। इसमें मैं बहुत आशान्वित हूँ। इतने संबंधों में उतार चढ़ाव आते हैं लेकिन एकदम इस प्रकार से संबंध टूटते नहीं हैं। नेपाल के संसद में चर्चागिरी और एक जो है और सांसद ने जो है खुलेआम विरोध किया है नेपाल सरकार का। उन्होंने यहाँ तक कह दिया है कि नेपाल का नक्शा पास करने से वो जमीन हमारी नहीं हो जाएगी। जिस जमीन को 1862 में जो है भारतीय सेना के लिए जो है दिया गया था, उस समय की अंग्रेज सरकारों ने दिया था। तो ऐसा नहीं है कि हम जो है इस मसले से एक दूसरे से, क्योंकि हमारा रोटी और बेटी का रिश्ता है। हमारा रोटी और बेटी का रिश्ता है। लेकिन रामदेव भारद्वाज जी के पास में मैं चलता हूँ। भारद्वाज साहब, आपका तो बड़ा गहन अध्ययन है इस विषय के संदर्भ में। नेपाल हमारे लिए इतना महत्वपूर्ण, नेपाल हमारे लिए भावनात्मक रूप से महत्वपूर्ण, नेपाल हमारे लिए राजनीतिक रूप से महत्वपूर्ण, पर आप समझ पाए
कि जब पूरी दुनिया से कम्युनिस्ट साफ हो रहे हैं, कम्युनिस्ट विचारधारा खारिज हो रही है, कम्युनिस्ट विचारधारा का कोई वजूद नहीं रह जा रहा है, तमाम जो राष्ट्र कम्युनिस्ट विचारधारा के प्रतीक के तौर पर थे, एक चाइना को छोड़कर किसी का कोई वजूद नहीं रह गया। पर नेपाल में लोकतंत्र आने के साथ में कम्युनिस्ट पार्टी ही प्रभावशाली हो गई। क्यों? भारत कहां चूक गया इस संदर्भ में? रोशनी डालेंगे आप? क्योंकि आज की तारीख में सबसे बड़ी परेशानी जो दिखाई दे रही है वो कम्युनिस्ट पार्टी के तौर पर दिख रही है, कि जिसके कारण एक पूरा का पूरा देश हमें अपने खिलाफ दिखने लगा। जी देखिए, ये अभी की जो घटना है जी नेपाल और भारत के बीच की, जी इसने हमारे 2-3 मिथ जो हमने पाल रखे थे वो टूट गए जी। और न केवल हमारे बल्कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति और कूटनीति के जो विशेषज्ञ माने जाते हैं उनके मन में भी ये विचार आने लगा है। पहले कहा जाता था कि गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट रिलेशंस जो हैं बहुत लंबे समय तक स्थायी नहीं रहते जी। फिर एक सिद्धांत आया कि पीपल टू पीपल रिलेशंस होते हैं, वो बहुत स्थायी होते हैं, लंबे समय तक चलते हैं जी। भारत और नेपाल के बीच में व्यक्ति रोटी बेटी का संबंध शताब्दियों से चला आ रहा है जी। लेकिन वो आज ऐसा नहीं लगता कि टूटा हुआ है जी। टूटा नहीं है जी। जनता के दिल में इतना नहीं है जी। लेकिन जब राजनीति का जनता के हितों पर हस्तक्षेप होता है जी। तो कालांतर में इसका विरोध आरंभ होता है जी। दूसरी बात जो आपने पूछी कि चीन जी। जो है वो कहने को कम्युनिस्ट है लेकिन उन वहां कम्युनिस्ट जैसा क्या है जी। व्यक्तिगत आजादी पर अंकुश लगाने के अलावा जी। मानव अधिकारों पर अंकुश लगाने के अतिरिक्त जी। क्या 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 रह गया है जी। उदारीकरण है, लिबरलाइजेशन है, ग्लोबलाइजेशन है, मार्केटाइजेशन है, मार्केट बेस्ड इकोनॉमी है जी। वहां सब कुछ है जी। नेपाल भी अब पुरानी सांस्कृतिक विरासतों को लेकर के, परंपराओं और मान्यताओं को लेकर के और मंदिरों तक सीमित रह करके वह अपना विकास नहीं कर पाएगा। यह शायद उनकी सरकारों के मन में या वहां के निवासियों के दिल में आया है, इसलिए उन्हें ऐसा लगा है कि यदि ऐसा कोई स्कोप हमें आर्थिक रूप से संपन्न बनाने का बनता है जी। जो हमें यूरोप नहीं तो दक्षिण एशिया के ही बहुत से समृद्ध राष्ट्रों के अनुरूप बना दे तो निश्चित तौर पर वो उठना चाहेंगे। और इसमें चीन ने इस मनोविज्ञान को, नेपाल के मनोविज्ञान को बहुत लंबे समय से समझ लिया था और माओ के जमाने से उन्होंने धीरे धीरे सतह नेपाल के मनोविज्ञान को बदलने का प्रयास किया और उसमें वे सफल हुए। उनकी धारणा थी कि राजनीति बदल जाएगी तो समाज की नीति और समाज के मूल्य भी बदल जाएंगे, जैसा कि उन्होंने चीन में किया है। चीन की परंपराएं, चीन की मान्यताएं जिस प्रकार से ध्वस्त हुई हैं, ठीक उसी प्रकार से वो ये ऐसा मान के चल रहे हैं कि जब आर्थिक विकास होगा, आर्थिक उन्नति होगी, तकनीकी विकास होगा, शिक्षा का विकास होगा, तो ये जो मान्यताएं हैं कमजोर हो जाएंगी। हमारे भारत और नेपाल के बीच में जो संबंध हैं, सांस्कृतिक संबंध बहुत मजबूत हैं, आर्थिक संबंध भी हैं, लेकिन कूटनीतिक संबंधों को हम और अच्छी तरीके से समझने या परस्पर समझाने में कहीं कमजोर हुए हैं। इसको स्वीकार करने में हमें संकोच नहीं करना चाहिए। इसका मतलब ये नहीं है कि वर्तमान सरकार ने कुछ नहीं किया या कूटनीतिज्ञों ने कुछ नहीं किया। यह एक प्रकार से जैसे रात में अचानक कोई स्वप्न आता है, उससे हम डर जाते हैं, ठीक उसी प्रकार की स्थिति है। मैं एक बार रोकता हूं भारद्वाज साहब, ये हम माने कि केवल रात में एक स्वप्न भर है? अगर इस पर हम इतिहास पे दृष्टि डालें तो क्या आपको नहीं लगता कि एक सुनियोजित षड्यंत्र भारत के खिलाफ चला, जिसमें कहीं ना कहीं चीन का अपरोक्ष साथ था? जिस तरीके से वहां पे माओवाद का विस्तार हुआ, विक्रम शाह जी की हत्या हुई, ज्ञानेन्द्र शाह का सत्तारोहण होना और उसके बाद उनके खिलाफ एक वातावरण बनकर उन्हें सत्याच्युत होना, फिर संविधान सभा का गठन, पुष्पदयाल प्रचंड का प्रधानमंत्री बनना, एक पूरी प्रक्रिया को आप नहीं मानते कि भारत उन घटनाओं के संदर्भ में सही समय पर सही कदम उठाने से चूक गया और चीन जो चाहता था हमारे एक सीमावर्ती
देश को अपने अनुसार इस्तेमाल करने का धीरे धीरे उसमें दाखिल हो गया। क्या आपको नहीं लगता कि ये एक सुनियोजित षड्यंत्र था जो आज इस स्वरूप में हमारे सामने आ रहा है? हाँ, निश्चित तौर पर बिल्कुल 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 जी, षड्यंत्र भी कह सकते हैं और इसमें नेपाल की कमजोरी भी कह सकते हैं जी। क्योंकि एक कमजोर राष्ट्र जो होता है वो हमेशा शक्तिशाली राष्ट्र की तरफ देखता है और उसमें वह शक्ति का दर्शन आर्थिक रूप से मदद में देखता है। वह सांस्कृतिक और परंपराओं में शक्ति नहीं ढूंढता है, वह शक्ति ढूंढता है रोजी रोटी और व्यवसाय में। और जो रोजी रोटी और व्यवसाय का स्वप्न जो चीन ने उसको दिखाया है, मुझे लगता है चीन अब कितने लंबे समय तक इस स्थिति में रह पाएगा, इसकी भी आजकल कोरोना संघर्ष और संक्रमण के कारण हम पूरे विश्व के अंदर देख रहे हैं। जब पूरे देश उसको मिल करके उसकी इंक्वायरी करने के लिए, उन कोरोना संक्रमण की चीज़ों को जानने के लिए, चीन से अपने आर्थिक संबंधों को ख़त्म करने के लिए, चीन से बहुराष्ट्रीय कंपनियों को वापस बुलाने के लिए देख रहे हैं, ऐसी स्थिति में भारत आर्थिक दृष्टि से संपन्न होगा। निश्चित तौर पर हम ये तो नहीं कह सकते कि चीन विपन्न हो जाएगा, लेकिन चीन उतना समर्थ और एकाधिकारवादी नहीं रह पाएगा जितना कि नेपाल ने समझा था और सोचा था। बहुत लंबी उम्मीद के साथ में भारद्वाज साहब हैं। उम्मीद पर ही दुनिया टिकी हुई है, इसलिए उनकी बात को खारिज नहीं करता हूं, पर वर्तमान हालात काफी चुनौतीपूर्ण है। चाइना की प्रॉब्लम को रिजॉल्व किया जाए, जो बढ़ती वहां कम्युनिस्ट ताकत है उसको कैसे डील किया जाए, किस तरह डेमोक्रेटिक फोर्सेस को स्ट्रेंथन किया जाए जी। तो ये सारे इश्यूज हैं जो सरकार के सामने हैं। तो राय साहब इस बात पे इत्तेफाक रखते हैं कि महज सब कुछ ठीक हो जाएगा, इस कामना से ही काम नहीं बन जाएगा, बल्कि ठोस कदम उठाने की जरूरत है और यह सोचने की जरूरत है कि जो हमारे साथ थे वो आजकल मौन क्यों है। ये राय साहब का कहना है। हम एक बार फिर भारद्वाज साहब के पास चलते हैं और भारद्वाज साहब से पूछते हैं कि मौजूदा परिस्थितियों में उनके पास कोई रेमेडी, कोई सुझाव, कोई कदम प्रस्तावित करने के लिए है जिससे हम अपने बदलते हुए दोस्त को पुरानी स्थिति में पा सकें। उनके पास भी है, हमारे पास भी है जी। मुझे क्या लगता है कि भारत एक ओवर कॉन्फिडेंस में रहा जी कि नेपाल जैसा मुल्क भारत के इतने विरोध में नहीं जाएगा जी। चीन की विस्तारवादी नीति की एक छोटी सी झलक जी नेपाल के द्वारा संसद में जो नक्शा पारित किया गया है उसमें देखने को मिलती है जी। और उसमें उन्होंने सहारा लिया उग्र राष्ट्रवाद का जी। क्योंकि किसी भी देश का व्यक्ति, राष्ट्र में रहने वाला व्यक्ति राष्ट्र की सीमाओं के साथ में समझौता नहीं कर सकता जी। और इसलिए यह भारत विरोधी राष्ट्रवाद और धीरे धीरे इसे वो भारत विरोधी उग्र राष्ट्रवाद का स्वरूप देना चाहते हैं। इस बात को हमें समझना होगा जी। दूसरी एक बात मैं और ये कहना चाहूंगा कि सामान्यतः जो कानून बनते हैं और जो संशोधन होते हैं वह जनता की मांग के द्वारा किए जाते हैं, सरकार के द्वारा जी। लेकिन यहाँ हमें विपरीत ये देखने को मिल रहा है कि सरकार के द्वारा संशोधन करके जनता पर थोपा जा रहा है जी। बस यही एक मार्ग निकलेगा कि सरकार कितने समय तक इस प्रभाव को, इस उग्र राष्ट्रवाद को जिंदा रख पाती है और जनता की जो मौलिक और नैतिक भावनाएं जो भारत के साथ में हैं उनको कब तक दबा पाती है। अभी आज ही पारित हुआ है। मैं आपको विश्वास के साथ कह सकता हूं कि नेपाल में रहने वाले नेपालवासी इस बात से बहुत अधिक सहमत नहीं होंगे और कालांतर में यह विषय नेपाल के द्वारा स्वयं पुनर्विचार करना पड़ेगा और भारत को भी अपनी कूटनीति और राजनयिक दृष्टि से पुनर्विचार करना चाहिए कि ऐसे क्या कारण रहे कि हमने उनके ऊपर कोई दबाव नहीं डाला, हमने कोई बिग ब्रदर एटीट्यूड नहीं रखा, हमने सहज रूप से नेपाल को लिया, लेकिन उसने इस प्रकार से भारत के साथ में व्यवहार किया। तो ये भारद्वाज जी का कहना है कि नेपाल की जनता के चलते
वहां की सरकारों को आने वाले समय में पुनर्विचार करना पड़ेगा अपने कदम पर, लेकिन साथ साथ जरूरत है हमें भी पुनर्विचार करने की कि नौबत यहां तक कैसे आ गई। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद हमारी इस चर्चा को सार्थक बनाने के लिए। उम्मीद है कि नेपाल के संदर्भ में जिस राय से हमारे सारे विशेषज्ञ सहमत थे कि कहीं ना कहीं हम चूके जरूर हैं, लेकिन यह चूक अभी इस स्तर पर नहीं पहुंची है कि हम सुधार ना सकें। वो कदम जो सरकार को कूटनीतिक स्तर पर, राजनीतिक स्तर पर, सामाजिक स्तर पर उठाने हैं, उन्हें उठाने में देर नहीं होनी चाहिए। इसलिए क्योंकि जैसा अटल बिहारी वाजपेयी ने कहा था कि हम सब कुछ बदल सकते हैं, पड़ोसी नहीं बदल सकते। और नेपाल जिसे महज दोस्त के तौर पर नहीं बल्कि भाई के तौर पर हर भारतवासी महसूस करता है, आज उसका दिल दुखा हुआ है, उसका दिमाग सुन्न है, क्योंकि ये कदम कोई भाई कैसे उठा सकता है, इस बात पर यकीन करना मुश्किल हो रहा है।